नमस्कार, मैं सविता वर्मा। स्वागत है आपका कहानी विद सविता में। आइए शब्दों की इस दुनिया में एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो केवल मनोरंजन नहीं बल्कि जीवन के किसी अनकहे सत्य से भी हमारा परिचय कराती है। तो स्वागत है आपका कहानी विद सविता में। कभी कभी अच्छे खासे बसे बसाए जीवन में किसी तीसरे का आगमन हो जाता है, किंतु यदि रिश्तों में विश्वास हो तो वो तीसरा चाहकर भी आपके जीवन में आ नहीं सकता। उसे तो उल्टे पांव लौटना ही पड़ेगा। हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कहानी का नाम है लागे ना मोरा जिया। सुनिएगा। आज घर की एक एक दीवार बेजान होते हुए भी मानो कर रही हो मुझसे अनेक सवाल। सुमी, क्या वह धीरज वही है जो कॉलेज के वक्त साए की तरह तुम्हारे पीछे लगा रहता था? क्या वही है यह जो अपने परिवार वालों से तुमसे शादी करने के लिए मना करने पर खाना पीना छोड़कर कई दिनों तक भूख हड़ताल किए रहा? क्या हुआ आखिर धीरज को? वह चला क्यों गया तुम्हें छोड़कर? क्या वह तुमसे भी खूबसूरत है जिसके लिए धीरज ने तुम्हारे साथ साथ अपना बसा बसाया घर भी छोड़ दिया? बोलो सुमी। और तुम हो कि उसे जाते देख रोकने की बजाय बुत बनी देखती रही। क्या हुआ? तुम्हारा झूठ तुम पर ही भारी पड़ गया। अब क्या करोगी? बोलो सुमी, अब क्या करोगी? सुमी अपने दोनों हाथ कानों पर रखकर जोर से चीख उठी। बस बस करो, कुछ मत पूछो मुझसे। मैं उसे नहीं रोक सकती थी। कोई फायदा भी तो नहीं था, क्योंकि मैं जानती हूँ वो ज़्यादा दिन मेरे बिना रह भी नहीं पाएगा। देख लेना तुम, एक दिन लौट कर आएगा। हाँ, मेरा धीरज वापस आएगा। सुमी का चेहरा आंसुओं से पूरी तरह भीग रहा था और वह अतीत में झांकने लगी। कॉलेज में वार्षिक समारोह था और उस समारोह में सुमी ने भी एक गीत गाया था। सजना नहीं आए, हाय लागे ना मोरा जिया। धीरज उसी कॉलेज के प्रिंसिपल का भतीजा था। खूबसूरत और हैंडसम तो था ही, पर थोड़ा चुलबुला भी था। लेकिन उच्च परिवार से होने के बाद भी उसकी हमेशा एक ही इच्छा रहती थी कि वह शादी करेगा तो एक ऐसी लड़की से जो शिक्षित होने के साथ साथ संस्कारी और सादगी पसंद हो। उसके लिए रिश्तों की तो लाइन लगी थी। आए दिन कोई ना कोई बैठा ही रहता था। और इस कॉलेज की लड़कियां, वो तो पागल थी धीरज के लिए। फिर भी धीरज ने कभी भी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा तक नहीं था। धीरज जब भी दिल्ली आता तो वह अपने चाचा जी यानी इस कॉलेज के प्रिंसिपल साहब के घर जरूर आता था। वैसे तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था चेन्नई में। उस दिन जाने उसे क्या शरारत सूझी कि जैसे ही सुमी मंच पर उतर कर आई, उसने मंच पर रखा बुके उठाकर सुमी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, मैं आ गया हूँ मिस सुमी। हाँ, सुमी नाम है ना आपका? सुमी को मंच पर सम्मानित करने के लिए बुलाया गया तो गिफ्ट के साथ ही वह बुके भी दिया गया जिसमें धीरज ने एक चिट्ठी रख छोड़ी थी। घर आकर सुमी धीरज के बारे में सोचने लगी, ये आखिर प्रिंसिपल के इस सीधे साधे भतीजी को क्या हुआ? ये तो कॉलेज में कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। फिर आज लगता है शायद मजनू की आत्मा प्रवेश कर गई जनाब के शरीर में। सोचते सोचते सुमी खिलखिलाकर हंस पड़ी और फिर से गुनगुनाने लगी अपना पसंदीदा गीत, लागे ना मोरा जिया। अचानक सुमी ने देखा उस बुके में कोई कागज का टुकड़ा भी है। उसने झट से वह कागज का टुकड़ा उठाया और पढ़ने लगी। मुझे गलत मत समझना सुमी, तुम्हारी सादगी और मधुर आवाज ने मुझे दीवाना बना दिया। आज तुम्हें देखकर एहसास हुआ कि मेरी तलाश पूरी हो गई। मैं जल्दी ही अपने परिवार वालों से बात करता हूँ तुम्हारे बारे में। मैं सब जानता हूँ क्योंकि चाचा जी ने मुझे सब बता दिया। मेरा इंतज़ार करना सुमी, तुम्हारा धीरज। धीरज के पत्र को पढ़कर सुमी की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। हालांकि धीरज के बारे में सोचकर खुश भी थी वह, लेकिन धीरज एक धनाढ्य परिवार से था और सुमी का परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। सुमी कॉलेज तो गई
उसका मन भी नहीं लगा। सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था आज। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। न धीरज की कोई खैर खबर ही उसे मिल पाई। अब उसे लगने लगा कि इस अमीरजादे ने उसके साथ इतना बड़ा मजाक किया। क्यों? कुछ दिन बाद अचानक उनके घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। सुमी कॉलेज से आई ही थी। उसने देखा गाड़ी में धीरज उतर रहा था। उसके साथ एक महिला और कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे। उन्हें देखकर सुमी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तो घबरा सी गई। अचानक ये लोग यहाँ उसके घर, उसे बताया तक भी नहीं। खैर, सुमी ने सबको ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद घर के अंदर चली गई। सुमी की माँ और उसके पापा ने मेहमानों की आओ भगत बड़े अच्छे से की। इससे पहले कि सुमी के मम्मी पापा उनके आने का कारण पूछते, प्रिंसिपल साहब ने उन्हें अपने आने का कारण और उद्देश्य स्पष्ट शब्दों में बता दिया। सुमी के परिवार को भी कोई ऐतराज नहीं था। बात पक्की हो गई, क्योंकि 2 महीने की छुट्टी लेकर धीरज को उसकी शादी के वास्ते ही घर पर बुलाया गया था। इसीलिए 15 दिन के भीतर ही धीरज और सुमी परिणय सूत्र में बंध गए। दोनों ही एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे। दिन ऐसे बीत गए मानो पंख लगे हों। शादी के 1 साल बाद तो यहाँ वहाँ आने जाने में ही कब निकल गया पता ही नहीं चला। विवाह से पहले सुमी के पास अपना पर्सनल फ़ोन नहीं था। बस पूरे घर में 2 ही मोबाइल थे, एक सुमी के पापा का और दूसरा उसकी मम्मी का। वह भी उसी से बात कर लेती थी जब कभी किसी फ्रेंड से बात करनी होती। सुमी को मोबाइल से कोई ज़्यादा रुचि नहीं थी। हाँ, अब उसके पास एक बहुत बढ़िया मोबाइल था। धीरज ने उसका नेट अकाउंट भी बना दिया था। फिर भी वह कम ही इस्तेमाल करती थी मोबाइल का। धीरज जब एक व्हाट्सएप पर दोस्तों से चैट और फेसबुक पर कोई नई पोस्ट अपडेट ना कर ले, उसे तो तब तक चैन नहीं मिलता था। लेकिन सुमी को वह तो अक्सर जरूरी बातें ही करती। कोई कॉल आता तो सुन लेती, कभी कुछ बहुत खास बात होती तो ही वो बात करती, व्हाट्सएप पर मैसेज ही कर लेती। पर सुमी थी दिन भर के कामों में खाली होकर तो घर की साज सज्जा में लगी रहती, फिर कोई किताब पढ़ती रहती। सुमी को किताबों पढ़ने का बहुत शौक था। कभी कभी तो सुमी की इस आदत की वजह से धीरज और सुमी में हल्का फुल्का झगड़ा भी हो जाया करता था। धीरज गुस्से में कह देता, अरे कैसी लड़की हो, आज दुनिया सोशल साइट्स के पीछे पागल है। एक तुम हो कि किताबें पढ़ने से ही फुर्सत नहीं। देखो सुमी, किताबें पढ़ना, घर संभालना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोशल साइट्स भी आज की लाइफ का एक हिस्सा है। और यह अच्छी बात है कि तुम इन चीज़ों में अपना वक्त बर्बाद नहीं करती, लेकिन ज़रूरी मैसेज तो पढ़ लिया करो मेरे, प्लीज़ सुमी। धीरज की बात पर सुमी अक्सर शरारत भरी मुस्कान के साथ ही अपने दोनों हाथों से अपने कान पकड़कर धीरे से जब सॉरी बोलती तो धीरज का सारा गुस्सा फुर से गायब हो जाता। वह सुमी को अपनी बाहों में भर लेता और कहता, तुम्हारे इसी भोलेपन और मासूमियत ने तो मुझे दीवाना बना दिया था पहली नज़र में। अच्छा सुमी, आज एक प्रॉमिस करो मुझसे। जी कहिए, क्या प्रॉमिस करना है? सुमी धीरज की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, यही कि व्हाट्सएप पर एक दिन में 1-2 बार मैसेज जरूर चेक कर लिया करो, वरना किस दिन तुम्हारी यह लापरवाही देखना तुम्हें बहुत महंगी पड़ जाएगी। कोई भी इम्पोर्टेंट बात हो, कॉल करने का टाइम नहीं होता मेरे पास, मैं व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ देता हूँ। मैसेज की बात याद आती ही सुमी को अचानक याद आया कि अपना व्हाट्सएप तो चेक करके देख, कहीं कोई मैसेज तो नहीं भेजा था धीरज ने, वरना आज अचानक मुझे बेइंतहा प्रेम करने वाला धीरज किसी अनजान लड़की को साथ लेकर आएगा और गुस्से में कहेगा कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। मैं भी कितनी पागल हूँ। धीरज ने आते ही धीरे से कहा था, सुमी तुमने व्हाट्सएप चेक किया? मैंने हाँ बोल दिया। इससे पहले कि धीरज कुछ बोलते, अचानक वह अंदर आई और धीरज का हाथ पकड़कर खींचते हुए बाहर ले गई। कौन बला थी यह सब अचानक क्या हुआ और कैसे हुआ, मैं तो समझ ही नहीं पाई। उल्टे धीरज को जाते देख रोती रह गई और वह सच में चला गया। हे भगवान, मेरा धीरज किसी मुसीबत में तो नहीं। जैसे ही सुमी ने अपने मोबाइल का नेट ऑन करके व्हाट्सएप देखा तो उसके एक नहीं बल्कि कई मैसेज पड़े थे। वह धीरज के मैसेज पढ़ने लगी। सुमी, मैं जो लिख रहा हूँ एक एक शब्द ध्यान से सुनना प्लीज। एक मुसीबत में फंस गया हूँ और उस मुसीबत से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। मैं घर आकर एक सिर्फ लड़की भी होगी मेरे साथ, तुम्हें भला बुरा कहूँगा
तो तुम यह समझना कि मैं ये सब नाटक अपनी गृहस्थी को बचाने और इस मुसीबत से लड़ने के लिए कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है मैं आज रात ना आ पाऊँ घर। तुम टेंशन मत लेना और हाँ, आराम से खाना खा लेना, अपना ध्यान रखना। प्लीज़ सुमी, अपने धीरज पर यकीन रखना। यह लड़की कहती है कि मुझसे प्यार करती है। अगर मैंने तुझे छोड़कर इससे शादी नहीं की तो ये जान दे देगी और मुझे धमकी भी दे रही है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर इस पर तो मानो भूत सवार है। मुझे तुम्हें छोड़कर इसके साथ जाने का नाटक करना होगा ताकि मैं इसे इसके घर वालों को सौंप दूँ, क्योंकि ये लड़की मानसिक रूप से बीमार है। जल्दी ही वापस घर भी आऊँगा। और हाँ सुमी, प्लीज़ इस बीच तुम मुझे कॉल या मैसेज मत करना। मैं आता हूँ जल्दी घर। तुम्हारा धीरज। धीरज का मैसेज पढ़ते पढ़ते सुमी अपने सिर में हाथ मारकर अपने आप से ही बड़बड़ाने लगी। हे भगवान, यह मैंने क्या किया? झूठ ही बोल दिया धीरज से कि हाँ मैंने मैसेज देख लिया। उफ, तो यह बात थी। हे भगवान, मुझे माफ़ करना। मेरा धीरज इतनी बड़ी मुसीबत में था, बेचारा अकेला ही जूझ रहा है। एक मैं हूँ इधर, न जाने क्या क्या सोचकर आंसू बहाए जा रही हूँ। आई लव यू धीरज। मैं पक्का वादा करती हूँ कि अब हर रोज़ व्हाट्सएप पर मैसेज चेक किया करूँगी आपके। बस तुम जल्दी से आ जाओ। रात भर सुमी ठीक से सो भी नहीं पाई। ऐसे में नींद किसे आएगी भला? सुबह 5 बजे का अलार्म बजते ही सुमी बिस्तर से उठ गई। उसने सबसे पहले अपना मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप पर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सुमी, मैं सवेरे 6 बजे तक आ जाऊँगा, जानती हो? उस लड़की को लेकर उसके माँ पापा के पास जाकर सारी बात बताई तो उन्होंने अपनी बेटी को खूब डांटा और मुझे समझाया, और बेचारे मेरे आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए, मुझसे माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे, बेटा तुमने हमारी बेटी को गलत चलने से रोका, जो हमारे पास लेकर आए, हम तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। वरना ज़माना इतना ख़राब है कि कोई और होता तो जाने इस पगली का क्या होता क्या नहीं। हमें माफ़ कर दो बेटा। सुमी, उन बेचारों ने तो मुझसे माफ़ी मांगने को कहा, तुमसे भी माफ़ी मांगने को कहा, क्योंकि तुम्हें जो दुख पहुंचा है। ओह सुमी, मैं आ रहा हूँ अपने घर। हाँ, एक बात और, जानती हो मैंने यह सब तुम्हें अब मैसेज क्यों किया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं घर आऊँ और तुम्हें इस बारे में बात करके अपना वक्त बर्बाद करूँ। यह एक बुरा सपना था और बीत गया। मैसेज पढ़कर सुमी की आंखें भर आई और उसने झट से धीरज की पसंद का नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिया और उसके पसंद के गुलाब के फूल का गुलदस्ता भी सजा दिया। खुद आज धीरज की पसंद की आसमानी रंग की गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी पहनकर तैयार होकर अपने धीरज का इंतजार करने लगी। सुमी अपने आप से और घर की दीवारों से खुशी से झूम कर कहने लगी, देखा मैं ना कहती थी, मेरा धीरज एक दिन जरूर आएगा। हाँ, मेरा धीरज, मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी है, वो आ रहा है। देखो ना, तुम सब झूठ बोलती थी। घर की दीवारों, तुम मुझे झूठ में बहका रही थी। मेरा धीरज आ रहा है। और वह फिर से गुनगुनाने लगी। धीरज के आते ही खुशी के मारे झूमने लगी, लागे ना मोरा जिया। तो ये थी आज की कहानी। आपने सुनी। कहानी आपको कैसी लगी बताइएगा। यदि कहानी ने आपके मन को छुआ हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए एहसास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।